नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल और मैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन ट्रेनर हूं और पिछले 20 साल से हार्टफुलनेस का अभ्यास मेडिटेशन मैं करता आ रहा हूं और लोगों को सिखाता भी आ रहा हूं। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़े हैं उनका नाम है डॉक्टर हिमांशु भारद्वाज। एमबीबीएस एमडी हैं और गाजियाबाद के बहुत ही बड़े हॉस्पिटल के सीएमओ भी हैं। तो पहले उनसे पूछते हैं कि अध्यात्म में उन्होंने कैसे एंट्री करी, क्योंकि बहुत सालों से वो भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सालों से धार्मिक किताबें आप कह दो, शास्त्रों का ज्ञान कह दो, या फिर आप कह दो वेदों का ज्ञान कह दो, तो बहुत ज़्यादा रुझान उनका आध्यात्मिकता की तरफ भी है। तो उनसे बातचीत करने का पहला कारण यही था कि एज अ डॉक्टर मेडिकल फील्ड के साथ साथ वो कैसे खुद को समझ पाते हैं कि आध्यात्मिक भी कितना एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है बैलेंस करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, है ना, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर अंकुर। मैं आपके सभी दर्शकों को भी अपना नमस्कार कहना चाहूँगा और धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे आज अपने इस एक शो में बुलाया, इस बातचीत का मुझे एक अंग बनाया। जैसे कि आपने पूछा डॉक्टर अंकुर कि मेरा कैसे हाँ। एक अध्यात्म की तरफ शुरुआत हुई, मतलब जैसे तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ। जब मैं अपने मेडिकल स्कूल कंप्लीट करके, मेरी काफ़ी स्कूलिंग बाहर से हुई, मेडिकल कॉलेज की जो पढ़ाई हुई है वो विदेश में भी रही है। विदेश वहाँ में से रही। आने के बाद में मैंने इंडिया में भी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन करके क्लियरेंस लेके फिर यहाँ पर भी मेरी प्रैक्टिस रही। तो जब मैं अपनी मेडिकल स्कूल की पढ़ाई करके आए, प्रैक्टिस में आए, पेशेंट देखने शुरू करे, तो वहाँ पर मैंने देखा कि भाई हमने जो पढ़ा है उसमें दवाइयों का इस्तेमाल करना, पेशेंटों को ठीक करना, लेकिन जब हम असली कश्मकश की ज़िंदगी में पहुँचे, ज़िंदगी कश्मकश में, तो देखा कि हम खुद भी बड़े परेशान हैं, स्ट्रेस चल रहे हैं। अब हमने तो ये किसी चीज़ सीखी थी कि भाई दवाई लीजिए स्ट्रेस के लिए और काम करिए, तो कब तक दवाई खाएं। अब सही हमें बात तो है। देते हैं तो हमें ये भी पता है कि भाई दवाई के क्या साइड इफेक्ट रहते यानी हैं। कि डॉक्टर्स की लाइफ में भी दूसरों को क्योर करते हुए खुद भी बिल्कुल एक बिल्कुल। स्ट्रेस रहता ही है। जब ये जब हम इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई करने के बाद में उतरे हॉस्पिटल में देखते हुए, तो इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ। पेशेंट को जिन स्थितियों में देखना, फिर उनको कुछ चीज़ों में हम पूरी तरीके से ट्रीटमेंट दें, तब भी पेशेंट को बचा पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अपनी तरफ से केवल दवाइयाँ दे सकते हैं, बाकी क्योरिंग पार्ट तो पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो जब हमने खुद देखा तो मैं खुद भी फील किया कि आई वाज इन सो मच इन स्ट्रेस। एक एंग्जाइटी का दौर, नींद ना आना, एक परफॉर्मेंस का भी एक फेज रहता है कि आप डॉक्टर बन के 10 साल पढ़ाई की आपने, आपको काम करना है, फैमिली चलानी है, इनकम जनरेट करनी है। तो वो सब देखा तो एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ, उसकी वजह से एंग्जाइटी क्रिएट हुई, और उसके लिए जब हमने सीखा तो दवाई लेने लगे। लेकिन दिमाग में आया कि यार हिमांशु, ऐसे तो पूरी जिंदगी आपको काम करना है, तो इसका कुछ तो उपाय होगा, कुछ एक परमानेंट दवाई उपाय भी नहीं होगा। खा सकते। नहीं, पूरी जिंदगी दवाई नहीं खा सकते, इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं, हमें पता होता है ना हमारा। सही बात। तो मैंने देखा तो फिर पाया कि नहीं हिमांशु, कुछ तो ऐसी चीजें होंगी। तो वो एक सवाल मुझे जो है अध्यात्म की तरफ लेके गया। तो मैंने कुछ जब ऑनलाइन पे रिसर्च करना शुरू करा, तो मुझे पता लगा कि एंग्जाइटी को क्योर करने के जो नेचुरल तरीके हैं उसमें मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं मेडिटेशन की रिसर्च में गया। मैं अपनी एलोपैथ से अलग करके मैंने अलग स्टडीज़ की किताबें, अलग लोग, मटेरियल, कंटेंट पढ़ना शुरू किया। फिर कुछ मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जाना जो इस चीज़ को प्रैक्टिसेस करती हैं। मैं उनके लोगों से भी मिला, उन प्रैक्टिशनर से भी मिला, उनकी कुछ प्रैक्टिसेस मैंने करी, तो उससे मुझे काफ़ी लाभ मिला। यानी कि डॉक्टर साहब बात कहें तो मतलब नॉर्मली जैसे हम देखते हैं ना कि जो मेडिकल का बच्चा है वो बहुत पढ़ रहा है, मुन्ना वही एमबीबीएस लेके ना हमने, तो उससे बताता पढ़ाई बहुत ज्यादा है। स्वामी बहुत सुबह शाम पढ़ता था उस पिक्चर में, है ना। तो यानी आपने पढ़ाई डबल कर ली, एक तो मेडिकल की पढ़ाई करी यानी। तो मेरा जो सवाल ये है वो ये है कि जैसे आप 5 साल की मेडिकल कर रहे हैं, उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब ये इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तो वो टाइम क्या होता था? मतलब कि जैसे कई बार होता है दोस्त घूमने जा रहे हैं तो अब या तो आप उनको स्किप करें, बिल्कुल। या फिर खुद का वो मी टाइम कैसे निकाला आपने जिससे आध्यात्मिक पढ़ाई पे आपने ज्यादा फोकस किया मेडिकल के साथ साथ? बहुत बढ़िया डॉक्टर अंकुर। देखिए, इसका जो मेरे पास जो समय निकला, बेसिकली जब हम हमारी कंटिन्यूसली पढ़ाई भी आगे चलती रहती है, कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती पढ़ने के बाद में। तो वो जो समय हम एक्स्ट्रा अपनी फैमिली के लिए भी दे सकते थे, उस टाइम पर फैमिली भी थोड़ी मेडिकल में आपने देखा होगा कि इसीलिए फैमिली जो बनाते हैं थोड़ी लेट ही बनाते हैं, क्योंकि पढ़ाई में इस तरह के निकल जाता है। मेरे साथ भी ये हुआ, हमारी फैमिली में जल्दी शादी होती है, तो मेरी थोड़ी लेट ही हुई। उसका कारण ये था कि पोस्ट ग्रेजुएशन में और स्पेशलाइजेशन में लगा, उस टाइम को मैंने कट किया धीरे धीरे, और मैं खुद भी परेशानी में था।
तो परेशानी से तो मेरी जो है मेडिकल स्टडीज पे भी प्रॉब्लम आ रही थी, मेरी प्रैक्टिस में भी दिक्कत आ रही थी, और हेल्थ में भी डिटोरेशन मुझे दिखाई दे रही थी। तो मैंने जब जब अर्जेंसी क्रिएट होती है तो समय अपने आप भी निकलता है, तो मैंने अपने जो मेडिकल स्टडीज और मेडिकल प्रैक्टिस के टाइम को काट के उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन के कोर्सेज को ज्वाइन किया, मेडिटेशन को सीखने में समय लगाया, और उसको धीरे धीरे अपना समय मेडिकल से काट के, फैमिली के से काट के, फैमिली थोड़ी लेट बसाई उस इसी वजह से, तो उसमें से निकाल के मैंने शुरू किया और स्टडीज भी शुरू करी और उसको प्रैक्टिस करना भी शुरू किया। समझ। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपने कहा कि आपने मेडिकल की जो पढ़ाई करी वो आपने विदेश में करी, फिर आपने इंडिया में उसको आके, हाँ, तो जैसे कई दोस्तों का सवाल भी होगा कि सर, उस पर हम बाद में आएंगे कि पेशेंट को कैसे हेल्प करेगा, तो वो पूरा एक रिसर्च है, ग्रंथ है डॉक्टर साहब के साथ, वो अगली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि पेशेंट को कैसे क्योर किया था आध्यात्मिकता के द्वारा। मतलब आध्यात्मिकता ये नहीं होती कि बाबा लोग बन गए, तो डॉक्टर साहब मतलब जब 20-22 साल के तब से वो अध्यात्म को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये सवाल ये कि जब आपने विदेश में पढ़ाई करी, तो जैसे कई लोग हम भी देखते हैं ना, भाई चाचा के मामा के लड़के विदेश में है या खुद के भाई बंधु विदेश में है, तो मैं देखता हूँ वो जो हम कहते हैं ना अध्यात्म में भोग, वो भोग होता है जो घी डालने का काम करता है, जैसे हम कभी आपस में चर्चा भी करते हैं। तो उस भोग की दुनिया में जहां पर आध्यात्मिकता को फॉलो करने के लिए वो खुद इंडिया आके कहते हैं भाई इंडिया जाएंगे तो एकदम फॉलो करेंगे, तो आपने जो सिस्टम में अपने साथ ढाल लिया वो वही विदेश में ढाला, या आपको लगा कि इंडिया में आके ऐसा करना चाहिए, या फिर वो अपब्रिंगिंग में था कि यार आध्यात्मिक तो जुड़ना है? तो मतलब पहले बस ये बताओ आप कितने साल विदेश में रहे और आध्यात्मिक प्रैक्टिस आपने कैसे वहां अपनाई? मेरी डॉक्टर अंकुर, मेरी जो विदेश में पढ़ाई रही वो 6 साल पढ़ाई रही, और वो मेडिकल स्कूल की थी मोस्ट लाइकली, और मेरी जो उसके रिलेटेड अलग अलग कंट्रीज में हम फेलोशिप्स के लिए भी जाते थे। मैं पूरा यूरोपियन उसमें रहा हूँ कल्चर में, और यूएस भी मेरी प्रैक्टिस। यूरोपियन कल्चर तो वो वाइन वाला कल्चर है, वाइन वाला कल्चर है, पूरा भोग का कल्चर है, भोग का कल्चर है। और मेरे साथ प्रभु की एक ऊपर की कृपा रही कि मुझे मेरे संस्कार में ही ऐसा रहा कि जिसमें कि इन सब चीजों को एक गलत दृष्टि से देखा गया, सही बात। और इसका मेरे पे संस्कार में भी डाला, तो मेरे लिए बहुत आसान हुआ कि मैं उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं हुआ। प्लस मैं एक नॉन वेजिटेरियन, समुद्र के अंदर एक वेजिटेरियन नाव की तरह बैठा हुआ था, और वहाँ आप भी जानते हैं समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें जो नॉन वेज की होती थी, तो मेरी नाव को डगमगाती भी थी, लेकिन समहाउ एक संस्कार कह लीजिए या अंदर से दृढ़ शक्ति कह लीजिए, वो एक बीज तो मुझे लगा कि एक था, लेकिन उस टाइम पर वो चिंतन के तौर पे नहीं था, साधना के तौर पे नहीं था, पर संस्कार के रूप में था, जिससे कि मैं कुछ ऐसी प्रैक्टिस, वो मुझे आज समझ में आता है कि आप उस भोग से अपने आप को थोड़ा डिटैच कर पाए, तो वो भी एक साधना का ही पार्ट है। वो कहीं ना कहीं पुराना रहा होगा, जब आप समझ पाते हैं पुराने संस्कार, विल पावर, वो कहीं ना कहीं अंदर से याद आता है। मतलब कि आप नॉन वेज नहीं खा रहे हो, साथ में नॉन वेजिटेरियन वाले लोग भी हैं, और आपने नॉन वेजिटेरियन कंट्रीज में आपने उसको कैसे। तो एक चीज और सब, जो अगला सवाल से निकलता है, पॉडकास्ट शायद होते भी इसलिए है कि हम सोचते कुछ है, पर वो कि पेशेंट के बारे में हो गया, डॉक्टर साहब की बाकी जर्नी के बारे में अगले उसमें हम करेंगे, शॉर्ट में रखेंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि नॉन वेज और वाइन के समुद्र में एक नाव तैर रही है वेजिटेरियन की, और जो क्या कहते हैं लीकर नहीं लेता, तो मतलब इसमें फिर आपने जोड़ा कि हम विल पावर बहुत चाहिए। तो आजकल के जो स्टूडेंट है, जैसे आपके जूनियर होंगे जो मेडिकल लाइन में है, मैं एज अ प्रोफेसर पढ़ाता हूँ तो हम भी देखते हैं बहुत जूनियर है, तो आजकल की लाइफ में सबसे कमी जो दिखती है वो दिखती है विल पावर की। मतलब मैं उनको कह दूं कि आज रील नहीं देखनी भाई, कल पेपर है, आप कह दो मेडिकल वाले को भाई कल इस पेशेंट को देखना है, तो सुबह जल्दी उठना है, फिर भी वो सोते वक्त वो मोबाइल देख के ही सोता है। ये मैंने कईयों से ऑब्जर्व किया, वो कई बच्चों ने कहा भी सर जब तक रात में आधा घंटा मोबाइल रील ना चलाए ना, नींद नहीं आती। तो ये विल पावर कैसे डेवलप करनी है, और मेडिकली इसको कैसे आप जज करेंगे कि रात को रील देख के सोना है बजाय किसी आध्यात्मिक प्रैक्टिस के लिए? चलिए आध्यात्मिक प्रैक्टिस तो छोड़िए, पर व्हाट इज द साइड इफेक्ट टू गो विद द रील्स देन स्लीप, एंड what will be या what should we do to create a will power? देखिए, पहली बात तो हम ये कहते हैं कि हमें विल पावर होगी तब हम कोई काम करेंगे, ये उल्टा है। जब हम काम करेंगे विल पावर तब बनेगी। विल पावर एक बैटरी की तरह होती है। देखिए, व्हाट इज विल पावर? विल पावर मतलब अपने अंदर की एक ऐसी शक्ति जो कि एक नई चीज को करवाने में उपयोग करे। तो जब भी हम कोई चीज हमारे कंफर्ट जोन से बाहर, मतलब जो हमें आदत लगी हुई है, कंफर्टेबली करते हैं, हमें एक नई चीज करनी है जो हमारी आदत में नहीं है, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, उसी को हम विल पावर के रूप में कहते हैं। अब देखिए, विल पावर को बढ़ाने का सीधा सा तरीका है। पहली बात तो आप जो करने जा रहे हैं वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपको अंदर से इंस्पिरेशन जगाना पड़ेगा। प्रायोरिटी, क्लैरिटी। व्हेन देयर इज अ क्लैरिटी इन थॉट, एक्शन आराम से हो जाता है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट विल पावर को बढ़ाने का तरीका है कि जो चीज आप
करना चाहते हैं, पहले उसके बारे में एक अच्छे से चिंतन करिए, सोचिए कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू यू, और उसके बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए काबिल लोगों से जो उसकी प्रैक्टिस करते हो, जहाँ आपको पता, या आपके कोई मेंटर हो या आप किसी को फॉलो करते हो, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, जो चीज़ करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आपको विल पावर की ज़रूरत है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करिए, सुनिए। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जितना आप सुनेंगे उतनी क्लैरिटी आपके मन में बनेगी, जितनी क्लैरिटी आपके मन में होगी उतना ही एक्शन आसान हो जाएगा, और विल पावर उस एक्शन को करने के लिए ही चाहिए होती है। तो विल पावर को बढ़ाने का सिंपल सा तरीका है, विल पावर अपने आप बढ़ती है वंस यू स्टार्ट डूइंग। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कि आप फिर एक जगह बस और स्टक हो जाइए कि आप सुनते ही रहें, आप देखते ही रहें, एक्शन ना लें। जैसे ही आपने उसको सुना, क्लैरिटी हुई, तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दें। और एक्शन मैसिव लेने की जरूरत नहीं है, एक्शन परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस करने की जरूरत है। परफेक्शन, मैसिवनेस अपने आप आ जाएगी। तो विल पावर को बढ़ाने का तरीका है कि आप उस विषय के बारे में, उसके बारे में अच्छे से चिंतन करें, गहन अध्ययन करें, और काबिल लोगों से उसका सुनने की कोशिश करें। और दूसरी चीज़ जो हमने बताया कि जैसे आज की जनरेशन है, रील देख के रात को सोती है। देखिए, आपको मैं बताऊं, मेडिकली ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आज की समस्या है कि नींद ना आना, इंसोम्निया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंसोम्निया मतलब मेडिकल टर्म है इंसोम्निया, उसका मतलब है कि नींद ना पाना, एक बीमारी का भी एक रूप है। ज़्यादातर ये ओल्ड एज में होती है, क्योंकि ओल्ड एज में नींद कम हो जाती है, तो उनको नींद मतलब एक उम्र के हिसाब से कम हो जाता है, गहराई कम हो जाती है नींद की क्वालिटी, क्वांटिटी दोनों कम हो जाता है। तो वो एक इंसोम्निया उस कंडीशन को हम कहते हैं। लेकिन अभी यंग जनरेशन में भी हो रही है, क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है कि हम जो मोबाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, रील के अंदर का कंटेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, उससे ज़्यादा जो खतरनाक है वो है स्क्रीन जिस पर आप देख रहे हैं। देखिए, मेडिकली मैं आपको बताऊं, साइंटिफिकली बताऊं, व्हेन यू सी अ स्क्रीन, उसके अंदर से ब्लू रे निकलती है। ब्लू रे आपके ब्रेन में केमिकल होता है, मतलब बॉडी के अंदर एक मेलाटोनिन नाम का रसायन होता है जो निकलता है, जिससे कि स्लीप इंड्यूस होती है। उसकी वजह से स्लीप की मतलब स्लीप आना शुरू होता है, इंड्यूस होता है। अगर आप स्क्रीन का सेवन कर रहे हैं, मतलब स्क्रीन को देख रहे हैं, रील को देख रहे हैं, या कोई ओटीटी पे देख रहे हैं, या फिर टीवी पे देख रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके उसमें से ब्लू रे निकलती हैं, वो आपके मेलाटोनिन की रिलीज को कम कर देती हैं। तो ब्रेन को ये लगता है, बॉडी को लगता है कि अभी भी दिन है, क्योंकि मेलाटोनिन रिलीज नहीं हो रहा, तो वो स्लीप इंड्यूस नहीं कराती। जब लगातार ये फिनोमेना होता रहता है, तो बॉडी को एक आदत बन जाती है कि वो मेलाटोनिन को कम सीक्रेट करना शुरू करती है, जिसकी वजह से वो आगे इंसोम्निया में डेवलप हो जाती है। तो सबसे पहले तो रात्रि पे सोने से जाने से पहले एक अपनी सिंपल सा इसका एक उपाय मैं बताता हूँ, अपने पेशेंट्स को भी बताता हूँ जो मेरे पास आते हैं। आप 2 घंटे अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि 2 घंटे पहले मुझे किसी भी तरह की स्क्रीन 2 घंटे पहले बंद कर देनी है। अपने मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपका टीवी हो, या आपका पैड हो, वो सब आप 2 घंटे पहले बंद कर देंगे। उसके बाद अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे स्लीप नहीं आ रही, तो आप अपनी किताबों के साथ अध्ययन कर सकते हैं, कोई भी एक अपनी इंटरेस्टेड किताब, बशर्ते वो किसी तरह का नॉवल ना हो, किसी तरह की कहानी ना हो, किसी तरह का थ्रिलर ना हो। एक लाइट रीड पढ़िए, सबसे अच्छा अध्यात्म के बारे में पढ़ सकते हैं, या जिस भी आप मेंटर को मानते हैं, कुछ अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, कुछ स्किल बनाना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़िए। तो बुक्स आर वेरी गुड स्लीप इंड्यूसर। और एक दवाई के तौर पर जो मैं बताता भी हूँ, तो एक गुनगुने दूध में हल्की सी हल्दी मिला के भी आप रात को लेते, दूध में हल्दी हल्की सी मिला के, उसका एक साइंटिफिक प्रूफ है। दूध प्लस हल्दी हमारे बॉडी में मेलाटोनिन को रिलीज कराती है। दूसरा, ट्रंकुलाइजर का काम करती है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि दूध में हल्दी, मतलब हमारे पुराणों के तरीके से है, मेडिकल होते हुए भी फिर भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो आखिरी सवाल और लेते हैं सर, वो बीच में इस फ्लो के साथ रह गया था कि जब आप विदेश में थे, तो विदेश में आपने बोला कि हमने विल पावर के बारे में चर्चा कर ली, तो आपने वो विल पावर को कैसे जनरेट किया? जैसे दोस्त कहते होंगे भाई नॉनवेज खाना, बिल्कुल दोस्त कहते होंगे कि यार यूरोपियन कल्चर है तो वाइन कल्चर लेना, और वहाँ पे नॉर्मल है नॉनवेज, तो मतलब वो तो वेज की तरह ट्रीट करते हैं ना, हम लोग भी तो वेज नॉनवेज करते हैं, वो तो वेज की तरह ट्रीट करते हैं। हमने सुना भी है वेज महंगा होता है, नॉनवेज सस्ता होता है। बिल्कुल। तो आपने फाइनेंस को कैसे मैनेज किया, पढ़ाई के साथ आपने क्या कहते हैं फूड को कैसे मैनेज किया, और आपने उस आध्यात्मिक जो जर्नी है उसमें वहां पर मेडिकल के साथ कैसे जज किया? उसके बाद हम अगली चर्चा में पेशेंट के ऊपर आएंगे। शायद कुछ लोग हमें ये भी बता दें कि भाई इस प्रोसेस में क्या होगा, फिर लोग कमेंट करेंगे कि सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो आपने कैसे वो किया, और कैसे उसको आप इंडिया में
आज तक फॉलो करते आए हैं, ये मेरा सवाल। डॉक्टर को बहुत बहुत अच्छा वाजिब सवाल है आपका। ये बहुत लोग बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी भी है, लेकिन एक एंग्जाइटी भी रहती है, यार कैसे करेंगे, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ खर्चा कैसे होता है, और वहाँ की जो कल्चर है उसमें हम कैसे अपने माँ बापों को सबसे बड़ी क्वेरी रहती है कि यार कैसे भेजे, स्पेशली फीमेल्स को भेज एक नहीं बार पाते वो हैं। कहते हैं ना, सुनते हम जैसा देश वैसा भेष, राइट। तो हम लोग नहीं कर सकते ना फॉलो भाई। जैसा देश तो वहाँ तो बिल्कुल, क्या कहते हैं, बीफ खाते हैं, हम लोग नहीं बिल्कुल, खाते। तो जैसा देश वैसा भेष वाली फिलोसफी मैं नहीं मानता। बिल्कुल। आपने कैसे उसको मतलब लेके चले आप? जब मैं गया, मैं वहाँ उतरा तो मैंने देखा कि वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग था। वहाँ खाने पीने का कल्चर बिल्कुल अलग था। वहाँ वाइन, वोडका बहुत आम बात थी, और नॉनवेज वहाँ पर डेली तीनों टाइम दिया जाता था। सूप बनता था नॉनवेज का आपके सुबह, हॉस्टल में? हॉस्टल में भी बनता था, स्ट्रीट्स पे भी बनता था। जो स्ट्रीट शॉप्स होती थी हमारी यूनिवर्सिटी के आसपास, जो जिन्हें हम कह सकते हैं अपने इंडिया में खोके कहते हैं, ठेले कहते हैं, इस तरह के वहाँ पर डेवलप्ड थोड़े से बेटर वे में इनका फॉर्म था। ट्रक्स तो और वो फूड बस जो होते हैं, बिल्कुल, तो वो सब रहते थे, तो सब पे यही मिलता था। मेरे साथ देखिए, मैं अपना बताना चाहूँगा, मैंने इसीलिए विल पावर के टाइम पर भी यूज़ किया कि मुझे वहाँ से कैसे मैं उसको फॉलो कर पाया, कैसे मैं उनसे दूर रह पाया, और उनके होते हुए भी मैं कैसे अपने समय को 6 साल को निकाला, और अच्छे से खाया पिया। ऐसा नहीं है कि मैं भूखा रहा और कुछ खाया पिया नहीं। देखिए, उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि मेरे अंदर, मैंने आपको बताया कि एक संस्कार रहा बचपन से। मेरी मदर की तरफ से आया, जो मदर हमारी अनियंस का भी सेवन नहीं करती हैं, तो बचपन से हमें ये बताया गया, सिखाया गया कि ये प्रभु को पसंद नहीं होती हैं चीज़ें, ये चीज़ें तामसिक चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें तो मुझे अब पता लगा है कि तामसिक, हमारे पेरेंट्स को तो पता नहीं, उन्होंने भी प्रैक्टिस में आया, तो कहीं ना कहीं एक संस्कार का पार्ट था कि जिसने मुझे पावर दी। दूसरा, फिर जब वहां गए तो एक ये भी था कि भाई माँ बाप ने एक जिम्मेदारी के साथ भेजा है, तो ये पता था कि यार लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो पैसे को कैसे कंट्रोल करना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि आपको भोगों से पकड़ना पड़ेगा, इन भोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। पैसा लगेगा, आप कुछ भी इस्तेमाल करेंगे, आप दारू पियेंगे, आप नॉनवेज खाएंगे, आप डिस्कोस क्लब्स में जाएंगे, तो दे ऑल नीड मनी। तो और इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। इससे बेटर है साधारण मार्केट में जाओ, अपना वेजिटेरियन चीज़ वहाँ भी मिलती हैं, आपने लीजिए, अपना हॉस्टल में प्रिपरेशन कीजिए। इसलिए हम अपने अपने बर्तन वगैरह का भी सबका इंतजाम हमने कर लिया था। तो एक विल पावर जो जनरेट हुई, वो एक संस्कार से हुई। तो इम्पॉर्टेंट है, मैं माँ बाप के लिए बताना चाहता हूँ कि बच्चों में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन चीज़ के दुष्प्रभाव जो होते हैं, आप नॉनवेज से, दारू से, गलत संगत से जो परिणाम आते हैं, वो अपने बच्चों में शुरू से संस्कार डालें। दूसरा, उनको वैल्यू क्रिएट करें, उनको बताएं कि जो पैसा आप दे रहे हैं बच्चों के लिए, उसकी वो कितनी मेहनत से कमाया जाता है, उसकी क्या वैल्यू है, आपके पास कितना है। दूसरा, बच्चे के लिए मैं बताना चाहूँगा कि बस वो अपने गोल पे फोकस रखें, और ये बताएं, ये समझें कि हमें किसी पर्पस के लिए भेजा है। तो मेरा हमेशा फोकस रहता था कि यार मुझे डॉक्टरी करनी है, डॉक्टरी के लिए भेजा है, वैसे ही बहुत पैसा लगता है, समय लगता है, टाइम लगता है, तो वी नीड लॉट ऑफ मनी। तो मैंने कहीं ना कहीं अपने गोल पे फोकस रखा, और मुझे इंडिया वापस जाके लोगों को सर्व करना है, तो ये भी एक भावना थी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक फोकस रहा। तो कुल मिला के मुझे विल पावर एक अपने गोल फोकस से, प्लस मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार से, इन दो चीज़ों से काफ़ी फर्क। और फिर उसको, स्पिरिचुअलिटी को कैसे आपने इंडल्ज किया? और स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं मैंने बताया कि जैसे मैं इंडिया में आया, जब मैंने स्ट्रेस को देखा, तो उसने मुझे जो है उसकी तरफ मोड़ा, और जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, जाना, प्रैक्टिस करा, अब तो मुझे ऑलमोस्ट डिकेड से ऊपर हो चुका है इस चीज़ को देखते हुए। अब तो हम आगे, जैसे डॉक्टर आपने बताया कि डॉक्टर अंकुर की हम आगे की सीरीज में अपने श्रोताओं के लिए बताएंगे कि कैसे कैसे उसको हम अपनी प्रैक्टिसेस में, अपने पेशेंट्स में चेंजेस देख रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, डायबिटिक पेशेंट्स में, हार्ट पेशेंट्स में, डिप्रेशन पेशेंट्स में, जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसका हम आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे अपने श्रोताओं के लिए, जिससे लाभ मिले। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर जब मैंने देखी, खुद पे जब इस्तेमाल करी, फिर जब उसकी गहराई में गई, तो मैंने कहा कि हमारे पास तो बहुत रिच जो है, हम जिस वहाँ भोग के समुंदर था, यहाँ तो जो है, यहाँ अध्यात्म का समुंदर है। और जब उसको पढ़ा, उसको जाना, मैंने ये चीज़ जाना, और हम आपको बताएंगे भी कि एक मतलब आप खुद ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं।